नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, डीजीएमओस के बीच में जो बातचीत 12 बजे होनी थी, वो बातचीत नहीं हो पाई बल्कि डिले हो गई है। माना जा रहा है 5 या 6 बजे के आसपास होगी। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इस डिले की? मुझे लगता है भारत ने कुछ कंडीशंस रखी होंगी, शर्तें रखी होंगी। और अगर आपको याद होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला था, और कल डीजीएमओ कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला गया था कि भारत दो मुद्दों पे बात करेगा कि जो पीओके आपने चोरी से लिया है उसको वापस करिए, और दूसरा कोई टेररिस्ट आपने वापस हमें हैंड ओवर करना है, उस पर बात कर सकते हैं। बाकी और किसी मुद्दे पे फिलहाल हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है वो शर्तें भारत की शर्तें होंगी। ये अगर इनको इस ये जो भारत का टेररिस्ट के खिलाफ मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर, अगर इसमें सेसेशन चाहते हैं, उसका उसके लिए इनको ये शर्तें माननी पड़ेंगी। और ये मैं गैस वर्क ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई सरकार की तरफ से ऐसा वो नहीं है कोई भी। बट मैं जो जो अपने तजर्बे से कह रहा हूँ कि भारत बिना शर्तों के, जहां तक मैं मोदी जी को जानता हूँ, उनकी सरकार के जो एक्शन है वो बिना शर्तों के इसके लिए, चाहे कोई भी मध्यस्थता कर रहा था, चाहे यूएस से कर रहा था। अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने प्रेस में ये आया था कि प्रधानमंत्री जी जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला, कोई भी टेरर इंसिडेंट होगा, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसका मतलब है ये शर्त रखी गई है। क्योंकि अगर आप देखें, जो ये जो कल सीज फायर के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई कि 5 बजे के बाद ये हो जाएगा, सीज फायर नहीं कहेंगे इसको, इसको बेसिकली ये है कि जो हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है उसको रोक, उसमें रोक जो लगनी है वो, उससे पहले भारत ने एक स्टेटमेंट निकाला। अगर आप, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा पुलवामा जैसा हमला होगा या पहलगाम जैसा अटैक होगा, तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और भारत रिजर्व्स द राइट टू हिट यू हार्ड एंड रियली हार्ड। तो भारत इसको एक्ट ऑफ वार मानेगा और इसका जवाब देगा। ये, इस स्टेटमेंट को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। ये बहुत बड़ी ये शिफ्ट, ये जो ग्राउंड रूल्स है उसको, उसमें बदलाव लाता है। ग्राउंड रूल्स में इसलिए बदलाव लाता है कि जो मेरा तजर्बा कहता है कि पाकिस्तान तो रुकने वाला नहीं है जब तक उनकी पॉलिसी में चेंज नहीं। उनकी तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट, गजबाए हिंद। उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है जिहाद। उनका अपना आर्मी चीफ ये बोल रहा था, उनका डीजीएमओ, मैं उसका देख रहा था कल, उसने बोला कि हमारी पाकिस्तान आर्मी का क्या मोटो है, तो उसमें जिहाद इज दी मेन, कि अल्लाह की राह पे हमने ये लड़ना है, तो जिहाद करनी। अगर जिस आर्मी का ये डिक्लेयर्ड मोटो है कि भारत को ब्लीड करना है, हमें गजबा हिंद करना है, और यही चीज धर्म को यूज करके वो अपने लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, तो अगर इसमें चेंज नहीं आई, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेरर इंसिडेंट बंद हो जाएंगे? तो ये जो टेररिस्ट अंदर हैं या वो जो वहां पाकिस्तान में है, वो बाज आने वाले नहीं। इंसिडेंट होगा, दोबारा इंसिडेंट होगा, तो इंडिया रिएक्ट करेगा। इंडिया रिएक्ट करेगा तो उनको ये फिर वार होगी दोबारा। तो इसका जो, ये जो, जिसको ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कर दी और ये जो ट्रूस हो गया, जो युद्ध विराम हो गया, ये किस किस्म का युद्ध विराम है? बिकॉज जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगा, आप कैसे इसको कह सकते हैं कि
ये होगा। इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को, भारत सरकार का वो जो स्टेटमेंट है वो पैराडाइम शिफ्ट है, वो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करता है, ग्राउंड रूल्स को बदल देता है। इसका मतलब है जब यूएसए ने मध्यस्थता की तो प्रधानमंत्री जी ने इंसिस्ट किया है कि इनको टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। तो टेररिज्म बंद करना मीन उनको अपनी पॉलिसी बदलनी है, उनको अपना जो स्टेटेड मोटो है उसको बदलना है। तो ये सब तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान वो करे, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, नोइंग पाकिस्तान आईएसआई इन पाकिस्तान आर्मी। सर, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत मतलब कुछ पॉइंट्स जो भारत सरकार की तरफ से रखे गए ये अनाउंस करने से पहले कि कुछ देर के लिए युद्ध विराम हो रहा है, उसमें साइबर क्राइम भी है, घुसपैठ वाला मामला भी वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। आतंकवाद की कोई भी हमला देश में होता है वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा, और भारत सरकार के खिलाफ हथियार बंद विद्रोह भी एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो यानी कि अगर भारत में कोई धमाका भी होता है वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा, अगर साइबर क्राइम कुछ होता है या साइबर अटैक होता है वो भी वॉर ऑफ क्राइम होगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ सर कि पाकिस्तान की एक तरफ से नकेल कसती है कि सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं, इसके अलावा भी तुम कोई गतिविधि करोगे तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगी। मुझे लगता है मोदी जी ने घेर लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान की नीयत में, मुझे उनकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो मैं क्या कहूँ, बहुत ही रोग स्टेट है। एज लॉन्ग एज, मैं पाकिस्तान के लोगों को नहीं ब्लेम कर रहा, एज लॉन्ग एज प्रेजेंट सिस्टम जो उनका आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जब तक उनकी कंट्री को चला रही है, उनसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। वो जो अपने लोगों की परवाह नहीं करती। अब आपने देखा भी 2 दिन पहले जब अटैक चल रहा था, उन्होंने अपने एयर स्पेस बंद नहीं की, अपने लोगों को ढाल बना दिया। मतलब फ्लाइट बिल्कुल साथ में चल रही थी, सिविल फ्लाइट। इसका मतलब है अगर वो भारत अगर ध्यान नहीं देता और अटैक जो भारत कर रहा था, अगर उनकी फ्लाइट को लगता उनका 200-250 आदमी या जितना भी पैसेंजर है जहाज उड़ जाता, तो ब्लेम करना था जी इंडिया ने, देखो जी सिविल जहाज को, किस लिए, ताकि भारत को बैकफुट पे किया जाए। जो कंट्री अपने लोगों को मतलब ऐसा मरवा सकता है अपने दुश्मन को बैकफुट में करने के लिए, उसका आप क्या कर लीजिएगा। आप कैसे, मतलब कितना घटिया कंट्री हो सकता है, अपने लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कश्मीरियों को कि आपका वो वेल विशर नहीं है। बहुत बार मैं अपने कश्मीरी दोस्तों को बोलता हूँ, अगर आप इस गलत फहमी में है कि पाकिस्तान पहले होता था इंटरनेट से तो आज तो सब पता चल जाता है कि पाकिस्तान में क्या है और यहाँ क्या है। एक जमाना था 90s में जब टेररिस्ट जाते थे ना, कश्मीरी लड़के टेररिस्ट बनने पाकिस्तान, तो उनको एक रोमांटिक को होता था कि पाकिस्तान मतलब पता नहीं क्या जन्नत हो। तो जब जो वहां जाता था, जब वापस आता था तो उसका एक जो रोमांटिक वो होता था जुनून, वो खत्म हो जाता था। जैसे यंग लड़के को होता था ना अपनी उसके साथ कि जुनून की पता नहीं क्या होता है, जब हो जाता है फिर उसके बाद, तो वो कश्मीरी लड़कों के ये वो मेंटल होता था। आज वो, अब इंटरनेट की वजह से हर चीज पता चलती है, तो ना वो अपने लोगों के वेल विशर हैं ना कश्मीरियों के वेल विशर हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी की वेल विशर नहीं है। उनको अपना ये जो मिशन है उसमें कामयाब होना है, वो भारत को तोड़ना है, भारत के लोगों को ब्लीड करना है, भारत की यंग जनरेशन को ड्रग एडिक्ट बनाना है। और दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल चलाते हैं वो। उन्होंने पंजाब का सत्यानाश किया, जम्मू कश्मीर का किया, रेस्ट ऑफ इंडिया में ड्रग एडिक्शन, और दुनिया में ये ड्रग्स जो है वो यहाँ तक लिमिट नहीं होती, फिर पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं और उससे वो करोड़ों डॉलर कमाते हैं। और अपनी सारे जनरलों ने कनाडा में, यूएसए में, यूके में, दुबई में, ये वहाँ अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं। अल्टीमेटली कोई पाकिस्तान में सेटल नहीं होना चाहता, अपने बच्चों को आईबी लीग कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो ये पाकिस्तान फौज और आईएसआई का करेक्टर।
पर सर आप ये देखिए कि जैसे हमारे डीजीएमओज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आधी रात को वहां पर भी बिल्कुल उसी अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रोपेगेंडा देखिए, हमने सबूतों के साथ बताया कि क्या क्या हुआ। हमारे पास तो जो उनके ड्रोन गिरे हैं उनका भी सारा डेब्री है, हम तो दिखा रहे हैं कि ये है। उनके पास क्या था? वो सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे थे सर, एक भी सबूत नहीं। बल्कि उनके तो खुद के रक्षा मंत्री कहते हैं वो जो रफाल हमने गिराया वो सोशल मीडिया पर उसके बड़ा सारा डेब्री। अरे तो आप भी तो दिखा दीजिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसके साथ वॉर ऑफ जिसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की इस वक्त हरकतें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसको कैसे देखा जाए? देखो उनकी मजबूरी है अंजू जी, मजबूरी ये है कि उनको झूठ बोलना है, उनको बहुत सारी चीजें छुपानी है। उनको जो अजहर मसूद का भाई मर गया वो प्रूव करना, लोगों के सामने मरा है, उसका नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है। वहां आईएसआई के अधिकारी हैं, वहां उनका लेफ्टिनेंट जनरल खड़ा है, वहां उनका आईजी उस इलाके का पुलिस का खड़ा है, पॉलिटिशियन खड़े हैं। तो आप कैसे छुपाओगे? तो फिर उसको कहते हैं ये जी ये वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब आप कितने पर्दे डालोगे? तो उनको ये सारे काम करने तो कहाँ से सबूत लाएंगे? तो इसलिए उनकी मजबूरी है, बहुत डिफिकल्ट काम है जो वो कर रहे हैं। मैं अगर उनकी जगह हो तो पागल हो जाऊं कि कितना झूठ पर्दे कितने डालूंगा। आप एक चीज छुपा सकते हो, दो छुपा सकते हो। जैसे बलोचिस्तानियों ने कहा जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की, तो उन्होंने कहा हमने 120 या 100 कितने इनके आर्मी वालों को लिया है, किडनैप किया है और हम इनको मार देंगे। तो इन्होंने माना नहीं, इन्होंने उनको मरवा दिया। तो अब मानेंगे नहीं उसको कि हमारे लोग हैं। अब बलोची उन्होंने फिर मार के वो खत्म इनका कर दिया और नंबर भी दिया। तो उन पर्दे आप कितने डालोगे? आफ्टर ऑल जो डेड बॉडीज होती हैं वो घर जाती हैं, उनको परिवारों को जाएंगी हैंड ओवर पे, वहां उनका जनाजा होगा, नमाज जनाजा होगा। आप कितने पर्दे डालोगे? अब ये जो मरे हैं अजहर मसूद के 10 फैमिली मेंबर और 4 उसके एसोसिएट, वो खुद उसका इंटरव्यू है कि मेरे 10 फैमिली मेंबर और 4 वो मरे हैं। आप कैसे छुपा सकते हो? उसमें उसका भाई भी है और कहता है मैं रो रहा था कि मैं भी मर जाता अच्छा था। तो अच्छी बात है, इनको डर लगना चाहिए। इन्होंने दूसरी दुनिया को रुलाया, कितने लाख हजारों लोगों को रुलाया है, उनके रिश्तेदारों को जब मारा है। तो टेररिस्ट ये दानव हैं, ये राक्षस हैं, ये डरने ही चाहिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान की आईएसपीआर का है। अब मुझे उन पर पिटी आती है कि कितने झूठ के परिंदे पे परिंदे आप वो जब खोलोगे, अच्छा सबूत कहाँ से लाएंगे? आप कहाँ से लाओगे कि भारत का हमने वो गिरा दिया, रफाल गिरा दिया? तो दिखाओ ना, जहाज किधर है, पायलट किधर है, हमने लेडी पायलट पकड़ ली, दिखाओ ना। आप हमने ये कर दिया, भारत के इतने स्टेशन, इनफैक्ट 100% हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे साइंटिस्ट हैं आर्मी के साथ साथ, तीनों आर्मी के विंग्स के साथ साथ ये देश आभारी है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ वाले, जो हमारे साइंटिस्ट हैं नासा बोला, इसरो वाले, जो हमारे साइंटिस्ट हैं HAL वाले, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है जो बैकग्राउंड में है, लोग नहीं जानते। इसी तरह हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, RAW, IB, आर्मी इंटेलिजेंस, और बहुत सारी जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वरना आप प्रिसाइजली जो पहले पहले दिन 9 टेरर कैंप्स को हिट किया, मुरीद के जो लश्कर का हेडक्वार्टर है और भावलपुर जो जैश का हेडक्वार्टर है, वो मुमकिन नहीं था। आप कोऑर्डिनेट्स तभी आप फीड कर सकते हो अपनी मिसाइल में जब आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन हो और जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ कितने लोग हैं। तो ये उनका बैकग्राउंड में, वो लोग बेचारे क्रेडिट नहीं लेते इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, लेकिन उनका बहुत अहम रोल है। कंट्रीमैन को, आपके दर्शकों को आपके थ्रू मैं बता रहा हूँ, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑफ कोर्स आर्म्ड फोर्सेस तीनों
जो भारत की हैं, उनको तो सलूट पूरा देश करता है। और मैं आपको और आपके दर्शकों को, अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं, जो ये 3 दिन में उन्होंने पूरा पावर डायनेमिक्स इसको रीसेट कर दिया दुनिया में। ये जो कि कौन सी कंट्री जो जो सुपर पावर डायनेमिक्स है उसका रीसेट कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान ने तो झेला, दुनिया ने देखा कि भारत टेक्नोलॉजिकली कितना सुपीरियर है और किस तरह से प्रिसीजन हिट की 9 जो आतंकी अड्डे। तो ये मैं समझता हूँ इन 3 दिनों में भारत ने ये जो पूरा रीसेट कर दिया, जो सुपर पावर वाला डायनामिक्स। सर पर और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मल्टी लेयर्ड था, 100% उसने काम किया। नहीं, अगर ये ठीक नहीं होता तो आप जानती हैं कि हमें कितनी हजारों की तादाद में हमें लाशें उठानी पड़ी। तो ये इसी का कमाल है कि आप को ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई, आपकी कोई ज्यादा वो नहीं हुए, पाकिस्तान को बुरी तरह विफल किया। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को जो रीसेट किया, अच्छा ये जिन साइंटिस्ट ने ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, हमें उनकी, मैं कहता हूँ देशवासियों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनकी वजह से सारे प्रोटेक्ट हो गए। वरना अगर ये कामयाब हो जाते, जैसे हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज था उसको ध्वस्त कर दिया और हिट किया, जहां हम हिट करना चाहते थे हमने हिट किया। 9 अड्डे भी हिट किए, उनके एयर बेसिस 7, 8 या 9 एयर बेसिस को हिट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका नूर खान एयर बेस था जो है ना रावलपिंडी में, रावलपिंडी में उसको हिट किया। और 2-3 और इंपॉर्टेंट जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स, अगर आपको याद होगा उसके बाद ही वो पैनिक हुए जब 9 तारीख को ये जो हिट किया है, उसके बाद ही ये सारी डेवलपमेंट तभी हुई है जब पाकिस्तान को लगा कि टेक्नोलॉजिकली हम इनको मैच नहीं कर सकते और ये तो हमारे घर तक पहुंच गए। रावलपिंडी इज देयर आर्मीज हेडक्वार्टर और उनके एयरबेस पे हिट कर दिया, वहां उनके न्यूक्लियर वेपन है। और 1-2 और है, रहीम यार खान और कौन सी जगह है वहां उनका एयरबेस, जहां बहुत बड़ा क्रेट हुआ। जब हमारी ब्रह्मोस उसमें लगी तब इनके हाथ पैर फूल गए और जाके यूएसए के पांव पड़ गए। मैं इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया था या किसी इंटरव्यू में बोला कि एज ए भारतीय मेरा अपना मानना ये है कि 2 दिन मोदी जी को और देने चाहिए थे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। अभी ये घुटनों तक आए थे, ये अभी अमेरिका के पांव पड़ रहे थे। अगर 2 दिन और होते मोदी जी के पांव पड़ जाते, हमें बचा लो। ये अमेरिका के पास इसलिए गए कि हमें भारत से बचा लो। और वहां रिपोर्ट्स ये भी हैं, आई कैनॉट वेरीफाई इट, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शायद रेडिएशन लीक हुआ है और वहां 5 रिक्टर स्केल का शायद 4, तो वो हो सकता है जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसने इनके वो जो एसेट्स हैं उसको हिट किया हो। आई कैनॉट कंफर्म इट, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है कि वहां कोई अमेरिका का जहाज भी आया है जो रेडिएशन को कंट्रोल करता है और कोई इजिप्ट का भी जहाज आया है, कोई मटेरियल लाया है जिससे कंट्रोल होता है रेडिएशन। तो जो न्यूक्लियर वेपन का ये धमकी देते थे भारत को, इनको लगा हम ही मर जाएंगे न्यूक्लियर रेडिएशन, तब ये घुटने पे आए हैं। ये आपके दर्शकों के थ्रू, आपके थ्रू देश को पता लगना चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि 2 बार अर्थक्वेक, भूकंप भी आया था, ट्रेमर 4.4 इंटेंसिटी का। आज भी वहां पर 4.6 इंटेंसिटी का ट्रेमर आया है। तो माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मोस ने उस जगह को हिट किया और प्रिसाइज था हमारा आक्रमण या हमारी मिसाइल का प्रिसाइज था वहां गिरना। तो इनको लगा कि एक और गिरी तो गए।
गए। तो शायद तो इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि भागे भागे पहुंच गए अमेरिका के तो पास। ये नौबत आ गई थी कि ये दंडवत प्रणाम यूएसए को कर रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि अगर 2 दिन और हमारी सेनाओं को देते तो ये दंडवत प्रणाम मोदी जी के पांव में पड़े होते। तो अब इनको हम हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना उनको प्रोटेक्ट करती है तो फिर हमको इनके आकाओं को हिट करना है। और उसमें कोई, इसीलिए अगर आपने एयरफोर्स का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। तो अगर ये कोई भी गलत, जैसे आपने कहा साइबर अटैक करेंगे या इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या कोई टेरर इंसिडेंट करेंगे, तो हम इसको एक्ट ऑफ वार मान के इन पर दोबारा हमला करेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है और मोदी जी ने इनको घेर लिया। अब ये करते वक्त 10 बार सोचेंगे, इनको डर आएगा। इनको जो 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 इनका हेडक्वार्टर था इस्लामाबाद, और ये जो जहाँ इनकी आर्मी, रावलपिंडी रावल रावलपिंडी। रावलपिंडी, इनको हिट करने से तो इनको लगा कि ये तो हमारी गर्दन तक आ गई। तो अब ये 10 बार सोचेंगे। हाँ, फितरत तो इनकी है, कहते सांप की फितरत होती है काटने की, ये काटेंगे। ये जब तक पॉलिसी में चेंज नहीं लाएंगे और भारत से दोस्ती नहीं करेंगे, तो ये मुझे लगता है ये फिर करेंगे और इस सीज फायर का कोई मायने नहीं रहेगा और भारत हिट करेगा। ये ट्रम्प साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं, ये ज्यादा देर टिकने वाला मुझे लगता नहीं। सर ये तो परसों ही उतर गया था। आप सोचो, इधर बात हो रही थी कि सीज फायर हो गया और शाम को देखो इन्होंने सब जगह ड्रोन भेजने शुरू कर दिए थे। वो तो भारत ने फिर पेशावर पर हिट किया, तब जाके ये दुरुस्त हुए और आधे घंटे में सब कुछ बंद हो गया। तो ये सर वो ये सुधरने वाले नहीं, वो उसकी दुम होती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो बड़ा वफादार होता है लेकिन उसकी दुम जो होती है वो सीधी नहीं होती। तो ये वैसे के वैसे हैं। और आज सर हमारे डीजीएमओस ने जो अभी थोड़ी देर पहले 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी तो उन्होंने कह दिया ना अब रण होगा, और साफ ये कह दिया हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हमारे किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ, सब ऑपरेशनल है, हमारे सारे सिस्टम ऑपरेशनल है। यानी कि पाकिस्तान की वो जो प्रोपेगेंडा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया भारत को, सबूत एक नहीं था, उसकी भी सीधे सीधे हमारे डीजीएमओज ने हवा निकाल दी है। बिल्कुल, देखिए भारत ने इनके एयर बेसिस डैमेज कर दिए, इनके जो राडार सिस्टम थे वो खत्म कर दिए, इनके जो ये थे एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पंक्चर कर दिया, जबकि भारत का ये कुछ नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीसेट हो गया। 3 दिन के, मात्र 3 दिन के अंदर भारत की सेनाओं ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया। आज भारत वो 3 दिन पहले वाला भारत नहीं रहा, क्योंकि दुनिया ने देखा कि भारत प्रिसीजन जहां हिट करना चाहता है। ये आप देखो यूएसए और सॉरी रशिया और यूक्रेन की वार 3 साल से चल रही है। आपने मात्र 3 दिन में सारा खेल खत्म कर दिया। आपने मात्र 3 दिन में इनको घुटने पे लाया, इनका सारा सिस्टम ही खत्म, कोलैप्स ही कर दिया। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रीसेट कर दिया। अब भारत को सुपर पावर माना जाएगा और ये जो मोदी जी की डायरेक्शन में ये जो एक्शन हुआ है कि घुस के मारेंगे और मुरीद के और भावलपुर में हिट करने का मतलब समझती हैं आप कि पाकिस्तान में घुस गए। टेररिस्ट जो है भावलपुर जो है 100 किलोमीटर अंदर है, जहां ये अपने आप को 100% सेफ मानते थे, वहां तो ये हो गया आपके घर में गर्दन से पकड़ लिया। डिप्लोमेटिक सक्सेस कितनी बड़ी ये हुआ है। आप देखिए ये जो है ये भारत के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस। तो ये इसका मायने क्या है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है। और भारत, और इसमें मैं 2 पॉइंट और बोलना चाहता हूँ। ये सिर्फ भारत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, ये आप एंगल देखिए, भारत के अगेंस्ट
पाकिस्तान, उसके साथ चाइना, चाइना के ड्रोन, चाइना की मिसाइल, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम सब पंक्चर कर दी। तो ये पाकिस्तान के साथ चाइना की भी हार है। और टर्की जो अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है दुनिया, उसके ड्रोन इसने इस्तेमाल किए, वो आया ना जहाज भर के ड्रोन का। ये दोनों देश भारत के खिलाफ खड़े हुए। वो टर्की जिस पर जहां भूचाल आया था, भारत सबसे पहले मदद लेके गया था। वो टर्की आज खलीफा बनने की कोशिश करता है अर्दगुआन। वो उसके ड्रोन्स को इनफेक्टिव कर दिया। एक ड्रोन, एक आधा कोई मलबा गिरा 2-3 जगह पर, वो छोटा मोटा लगा, लेकिन बाय एंड लार्ज उसको ध्वंस कर दिया। तो ये पाकिस्तान की हार नहीं है, चाइना की हार है टेक्नोलॉजिकली, ये टर्की की हार है। और चौथा, यूएस की डीप स्टेट की हार है। यूएस का जो डीप स्टेट है, मैं ट्रंप हमारा वेलविशर अपेरेंटली बात करने में वो भारत के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अंदर से क्या मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी डीप स्टेट दैट मीन सीआईए, उन्होंने जब बांग्लादेश में किया वो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किया। उन्होंने वो यूएस को वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दोनों को भारत के लिए उंगलबाजी करने के लिए चाइना को भी चाहिए पाकिस्तान। और अमेरिका को एक फॉलन स्टेट है पाकिस्तान, रोग स्टेट है। आप जानते हो ये टेररिज्म कर। चाइना क्यों सपोर्ट करता है? चाइना भारत को कंपटीटर समझता है, और मैं समझता हूं पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन चाइना है। ये सारे हथियार चाइना देता है, टेररिज्म चाइना चलाता है, उसकी शय पे चलता है पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान की औकात नहीं। ये चाइना इसलिए करता है ताकि भारत डिस्टर्ब रहे, यहाँ हालात खराब रहे, लंबी वार में उलझ जाए यूक्रेन रशिया की तरह, और जितने भी कंपनियां चाइना को बंद करके यहाँ आ रही हैं वो आना बंद कर दें। जैसे एप्पल की कंपनी यहाँ आई भारत में, $2 या $4 ट्रिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया, सारी दुनिया के एप्पल फोन यहाँ बनेंगे। तो वो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आना चाहती हैं, चाइना नहीं चाहता है, और उसको वो भारत को कंपटीटर समझता है, तो इसलिए वो पाकिस्तान को यूज करता है। और अमेरिका की डीप स्टेट को पाकिस्तान इसलिए चाहिए ताकि जब इंडिया, कई बार इंडिया मानता नहीं है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी करता है, जैसे उसने कहा, थ्रेटन किया था रशिया से, तेल मत लो, हमने लिया, हमने कहा सस्ता तेल जो भारत के इंटरेस्ट का होगा हम लेंगे। तो उनकी डीप स्टेट यही देखती रहती है कि भारत को जब उंगलबाजी करनी हो तो कैसे करनी है, इसलिए पाकिस्तान को यूज करता है। आईएमएफ लोन क्यों दिया? जब आपको मालूम है आपने और यूरोप ने मिलके हमें ओवर रूल किया, और उसको क्योंकि आपका वोटिंग राइट ज्यादा है, तो आपने, भारत ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये पैसा टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपने कितना $1 बिलियन या $2 बिलियन उनको दिए, बिकॉज आप पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हो। पाकिस्तान तो इसीलिए हम मजाक से कहते हैं हीरा मंडी वहां एक प्रोस्टिट्यूट सेंटर है लाहौर में, आपने नाम सुना हो। तो पाकिस्तान की फौज वैसे ही हीरा मंडी है, जो पैसे डॉलर दे वो इस्तेमाल कर ले, ये गलियारियों में बात होती है। तो यूएसए की डीप स्टेट भी इस्तेमाल करती है, चाइना भारत को उंगलबाजी करने के लिए और डेवलपमेंट को रोकने के लिए करता है। तो ये सारे, तो ये सब की हार है, उनकी अकेले की नहीं, क्योंकि सब हमारे खिलाफ है। सर एक प्रोपेगेंडा ये भी चला रहे थे ना कि रफाल का हमारा एक पायलट पकड़ लिया है, तो उस पर भी आज हमारे एयरफोर्स ने विराम लगा दिया। डीजीएमओ ने कहा हमारे सारे पायलट सेफ है, हमारे पायलट हमारे वापस हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो दैट इज वेरी क्लियर। और हमारे डीजीएमओ झूठ नहीं बोलते पाकिस्तान की आईएसपीआर की तरह, वो सबूत के साथ बोलते हैं। और उन्होंने अगर बोला है कि हमारे सारे पायलट्स हैं तो हैं, फिर हम छुपाते नहीं। अगर किसी की डेथ हुई होती पायलट की, तो हम उनके घर में दाह संस्कार पूरी तरह करते हैं, हर जवान को इज्जत से। हम पाकिस्तान की तरह ओन नहीं ओन करने वाली कंट्री नहीं है।
जब अगर आपको याद होगा कारगिल में इनके रेगुलर आर्मी के सिपाही जवान जो थे वो टेररिस्ट बन के हाइट्स पे कब्जा किया था कारगिल में जब वार हुई थी। जब हमारी बोफर्स ने उनको उड़ाया तो इन्होंने उनको लेने से मना कर दिया और फिर हमारी ही सेना ने उनको दफनाया, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक बार मर गया, चाहे वो दुश्मन देश के लिए लड़ा लेकिन मार्टियर है वो। तो हमारे हायर मोरल वैल्यूज हैं। पाकिस्तान की सेना आपको मरवा सकती है, जो अपने सिटीजन को एक ढाल बना सकती है वो खुद क्या कर सकती है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में भारत में जो 0.5 हम कहते हैं ना एनिमी, एक पाकिस्तान है एक चाइना है और इधर से आप बांग्लादेश भी हो गया, और 0.5 इंडिया के अंदर है। 0.5 फ्रंट, दैट इज 3.5 फ्रंट, या पहले 2.5 फ्रंट बोलते थे, अब मैं बांग्लादेश के बाद इसको 3.5 बोलता हूँ। तो जो अंदर हमारे फ्रंट है, जो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान। तुम करते रहो प्यार पाकिस्तान से, उनको कोई हमदर्दी नहीं, आपको वो कभी भी मरो, जो अपने लोगों का नहीं वो आपका क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं, मैं क्या कहूँ, बहुत सारे, और वो अपने देश का नुकसान करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, अपने देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, राइट्स करते हैं, कम्युनल राइट्स करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती की लिखती है, गणेश चतुर्थी की वो निकलती है, तो ये पत्थरबाजी करने वाले कौन है? ये वही हैं जिनको नफरत सिखाई जाती है, ये वही हैं जो मदरसा छाप हैं, जिनको बताया जाता है कि काफिर को मारना है, ये वही लोग हैं। यही 0.5 जो हमारा फ्रंट है वो ये लोग। बिल्कुल सर, इस वक्त तो हमारे भी, हम ये कह सकते हैं कि हमारे डीजीएमओ स्तर के अधिकारी भी पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलने में लगे हुए, क्योंकि वहां तो जीत गए हैं जंग सर 1971 की तरह। वहां तो जश्न मनाया जा रहा है, सड़कों पर लोग रैलियां निकाले कि हम जीत गए। और 1971 में सर अगर जीत गया था पाकिस्तान तो 2 टुकड़े कैसे हो गए थे उनके? 93,000 सैनिक उनको याद नहीं आते। तो सर ये वो कौम है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ ही बोलते हैं। लेकिन अब देखते हैं सर कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो बातचीत कब होती है और किन शर्तों पर होती है, और पाकिस्तान तक डोजियर पहुंच गया होगा हमारी शर्तों का, इसीलिए शायद वो कन्नी काटता दिख रहा है। लेकिन हमारी आज डीजीएमओ ने साफ कर दिया कि हम रण के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त रण के लिए तैयार हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको चला गया है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।